दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम विचार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछता क्या है, जैसे कोई टॉपिक होता है और जिसमें कन्फ्यूजन वाले चीज़ होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं। तो हमें उस चीज़ को ध्यान देना होगा और उसे पहचानने का तरीका सीखना होगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोग कारक के जो मुख्य भेद थे उसको पढ़े। कारक के जो मुख्य भेद हैं उसमें कुछ भेद ऐसे हैं जिसमें सेम जो विभक्ति चिन्ह होती है वह हूबहू वही प्रयोग होती है। जैसे आज की कक्षा में हम देखेंगे कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जो कर्म कारक होता है इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को। और जो संप्रदान कारक होता है, यहाँ पे देख लेंगे इसको। जो संप्रदान कारक होता है इसकी विभक्ति होती है के लिए और को। और जो कर्म कारक होता है इसकी विभक्ति होती है को। तो आज की कक्षा में हम इसी पर विचार करेंगे कि मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसे उदाहरण आ जाएं जिसमें दोनों में विभक्ति चिन्ह को इसमें और को आए तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण होता है, उसको हम देखते हैं और उसमें दोनों मिलता जुलता आ जाता है तो हमें कन्फ्यूजन होने लगती है कि इसमें कौन सा होगा, कर्म कारक होगा या फिर संप्रदान कारक होगा। तो आज की कक्षा में हम लोग इसी बात को देखेंगे और वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हम देखेंगे इसमें अंतर कैसे होता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख लीजिए, मैं बताया हूँ कि जो कर्म कारक होता है उसमें भी को आता है और जो संप्रदान कारक होता है उसमें भी को आता है। वही यहाँ कह रहा है कि दोनों कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है। अब यहाँ संप्रदान कारक के लिए कह रहा है कि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। कल आप लोगों को बताया गया था कि संप्रदान कारक क्या होता है कि कर्ता जब किसी व्यक्ति को कुछ देता या उसके लिए कुछ करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता किसी व्यक्ति को कुछ देता है या उसके लिए कुछ करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और इसमें दो बातें हैं कि इसमें किसको और किसके ये दो शब्द छिपा हुआ आता है। उसे हम उदाहरण के माध्यम से जब उसको हम विस्तृत रूप में करते हैं तब पता चलता है। और इसमें मुख्य बात ये है कि इसमें कर्ता किसी व्यक्ति के लिए कुछ करता या उसे कुछ देता है, इसको ध्यान देंगे। वही कह रहा है संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। इसमें जो देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। ये दोनों अंतर यहीं देख लीजिए आप, यहीं दिखा रहा है कि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है और कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। क्रिया के व्यापार का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। यहाँ पे दो डिफरेंस आपको, एक में संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य है और कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। यहाँ क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि गोपाल ने राधा को बुलाया और फिर नीचे दिया है गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। इन दोनों वाक्यों को देखेंगे
तो यहाँ भी को आ रहा है और यहाँ भी को आ रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन यही होता है कि हम इसे कर्म कारक में लगाएं या फिर संप्रदान कारक में, या फिर कौन कर्म कारक होगा और कौन संप्रदान कारक होगा। यहाँ पे यही मुख्य होता है। इसी को पहचानने का तरीका आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। यदि आप इसकी पहचान करने का तरीका सीख लेते हैं तो आप इसे स्वतः कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर्म कारक और संप्रदान कारक की परिभाषाएं याद रखेंगे, जिससे हमारे ये डाउट क्लियर हो जाए। संप्रदान कारक में देने का मुख्य भाव होता है और कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव सर्वनाम या संज्ञा पर पड़ता है। तो अब इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे दिया है गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल यह एक कर्ता है, यह कर्ता है। बुलाना जो है यह कर्म है, और ये राधा जो है यह बुलाना जो है यह क्रिया है, कर्म नहीं है। बुलाना क्रिया है और जो राधा है ये संज्ञा या यह संज्ञा है या यह कर्म भी है। राधा संज्ञा और कर्म भी है, इसको ध्यान देंगे। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर कि कह क्या रहा है कि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। तो ये कर्म कारक का वाक्य है, इसमें क्रिया के प्रभाव का भाव होता है और जो क्रिया होती है उसका जो उसके व्यापार का जो फल होता है वह संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। तो यहाँ जो गोपाल है वह बुलाने का काम कर रहा है। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो जो बुलाया है यह क्रिया है और इसके व्यापार का फल इस पे पड़ रहा है, राधा पे यानी कर्म पे। इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि जो क्रिया होती है इसके व्यापार का फल कर्म पे या फिर संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। अब अगला देखेंगे कि गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। यहाँ पे ये है कि गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। तो मैं बताया हूँ कि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है या फिर जब कर्ता किसी व्यक्ति को कुछ देता है या उसके लिए कुछ करता है। तो गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। गोपाल कर्ता है और कर्ता देने का, यहाँ पे देने का भाव मुख्य है। तो गोपाल ने राधा को खिलौना दिया, तो जो कर्ता है उस वही देने का कार्य कर रहा है। गोपाल ने राधा को खिलौना दिया, गोपाल के द्वारा राधा को खिलौना दिया गया। यहाँ देने का भाव मुख्य है। इस प्रकार इसकी पहचान कर लेंगे। जब दोनों वाक्य को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे विस्तृत तरीके से तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कर्म कारक का वाक्य है और कौन संप्रदान कारक का। अब यहाँ अगला देखेंगे कि शिकारी ने हिरण को देखा। शिकारी ने हिरण को देखा और नीचे दिया है कि राम ने अतिथि को पानी पिलाया। यहाँ भी को शब्द का प्रयोग हो रहा है और यहाँ भी को। अब जबकि विभक्ति चिन्ह कर्म कारक और संप्रदान कारक की दोनों को होती है, तो यहाँ भी वही समस्या है कि हम पहचान इसकी कैसे करें। तो ठीक उसी प्रकार पहचान करेंगे कि शिकारी देखा, यहाँ पे क्रिया देखना क्रिया है और इसके व्यापार का फल हिरण पर पड़ रहा है कि किसको हिरण को देखा। शिकारी ने हिरण को देखा और यहाँ पे राम ने अतिथि को पानी पिलाया। तो राम करता है और ये अतिथि को पानी देने का कार्य कर रहा है। राम ने किसको पानी दिया? तो राम ने अतिथि को पानी दिया। इसकी एक पहचान और होती है कि इसमें किसको या किसके ये शब्द आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राम ने किसको पानी पिलाया, तो राम ने अतिथि को पानी पिलाया। हम इस प्रकार इसकी पहचान कर सकते हैं कि किसमें कर्म कारक होता है और किसमें संप्रदान कारक होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब अगला जो आता है, अब अगला हम देखेंगे कि दो जैसे करण कारक होता है और अपादान कारक होता है।
करण कारक में भी से आता है और अपादान कारक में भी से आता है। तो इसको हम देखेंगे और इसको समझेंगे कि जो इसमें कन्फ्यूजन होता है इसको हम कैसे दूर करेंगे। तो इसके लिए हम आगे अब इसी करण कारक और जो अपादान कारक होता है जिसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग होता है उसको हम अब हम देखेंगे कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है, बहुत बारीक अंतर है, वो आप देखें। ये जान लेने से यही होता है कि एग्ज़ाम में या फिर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, या फिर बहुत से लोग जो हमसे थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हों या फिर ऐसे हमारे साथ के ही लोग पूछते हैं कि तुमने यदि कारक पढ़ा है तो बताओ इसमें क्या अंतर है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको बता दे रहा हूँ कि हर टॉपिक से मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे जो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताई जा रही हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ के कुछ ज्ञान अर्जित करें। आपको ज्ञान देना ही हमारा मेन उद्देश्य है। यदि आप हमारी वीडियो से या फिर हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं आप कुछ भी उससे ग्रहण करते हैं तो हम लोग का पढ़ाना सार्थक है। तो अब हम देखेंगे कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है। जबकि जो करण कारक होता है इसका भी विभक्ति चिन्ह से होता है और जो अपादान कारक होता है इसका भी विभक्ति चिन्ह से होता है। ये क्या होता है, ये अलग होने के लिए प्रयोग होता है। अब जहाँ दो समान चीज़ें रहें उसमें तो अंतर करना थोड़ा मुश्किल ही होता है कि जब दो समान चीज़ें रहें तो उसमें पहचान करनी थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, हम वाक्य के जो वाक्य दिए जाते हैं उसके माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। मैं बताया हूँ अभी कि करण कारक और अपादान कारक इन दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक वही यहाँ भी कह रहा है कि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि करण कारक का क्या प्रयोग है और अपादान कारक का क्या प्रयोग है। परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम, यहाँ पे ये ध्यान देंगे, किसी साधन से काम करने का सूचक होता है। करण कारक में जो से होता है वह किसी साधन से कार्य करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक से अलग होने का सूचक होता है। यहाँ पे देखेंगे अलग, ये आ गया। मैं बताया हूँ कि अपादान से जो अपादान की विभक्ति चिन्ह से होता है उसका जो प्रयोग होता है वो कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग जब होती है तब उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। करण कारक किसी काम करने का सूचक होता है। साधन से जब कोई व्यक्ति किसी साधन के द्वारा काम करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ या फिर मैं कार से घूमने जाता हूँ, तो जहाँ पे साधन हो वहाँ पे करण कारक होता है। और यहाँ पे अपादान कारक में अलग होने का सूचक पता चलता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि सोहन धनहीन हो गया, यानी सोहन धनहीन। धनहीन का मतलब होता है धन से वंचित, यानी सोहन से धन क्या हुआ, हीन हो गया, उससे धन वंचित हो गया, वह धन से अलग हो गया। तो अब इसका प्रयोग ऐसे ही देखा जा सकता है कि जब करण कारक में किसी साधन से काम किया जाए तो वहाँ पे करण कारक होता है, और जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे
यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, नितिन हॉकी से खेलता है, फिर हिमालय से गंगा निकलती है, मैं पेन से कहानी लिखता हूँ। अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जब साधन पता चले, साधन करने का मतलब साधन के द्वारा जब कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पे करण कारक होता है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होती है, कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इन दो बातों को ध्यान में रख के हम इसमें वाक्य पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। अब यहाँ पे दिया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे से, नितिन हॉकी से खेलता है, यहाँ पर भी से दिया है, हिमालय से गंगा निकलती है, मैं पेन से कहानी लिखता हूँ। जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब कई वाक्यों में बस हूबहू वही प्रयोग होता है, जब दो चीज़ें होती हैं और दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है लेकिन वाक्य में हूबहू वही चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा समझना या उसे पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप परिभाषाओं को ध्यान में रखते हैं तो आपको बातें समझ में आने लगती हैं। अब परिभाषाएं जो हैं यहाँ पे बता दी गई हैं आपको, इन बातों को ध्यान में रख के हम इसे पहचानने का तरीका समझेंगे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब कह रहा है कि करण कारक में किसी साधन से काम करने का सूचक होता है और अपादान कारक में अलग होने का सूचक होता है। तो आप वाक्य पढ़ के पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी साधन की बात कही गई है या फिर कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो वह वृक्ष से अलग हो जाएंगे। वह जब वृक्ष से पत्ता टूट के गिरता है तो वह अलग हो जाता है। अलग होने की स्थिति में किसका प्रयोग होता है? अपादान कारक का। तो ये वाक्य हो जाएगा अपादान कारक। इस वाक्य को अपादान कारक के अंतर्गत रखेंगे। अब अगला वाक्य हम देखेंगे कि नितिन हॉकी से खेलता है। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो जब साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। तो नितिन किससे खेलता है? हॉकी से। तो यहाँ पे साधन क्या है? हॉकी। तो जब साधन का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे करण कारक होता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम ऐसे वाक्य को पहचान सकते हैं जब हमें परिभाषाएं याद रहें और विभक्ति चिन्ह। तो कुछ विभक्ति चिन्ह ऐसे हैं जिसमें दोनों का प्रयोग सेम टू सेम यानी हूबहू होता है। जैसे कर्म कारक था और संप्रदान कारक था, ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो जब परिभाषाएं याद रहती हैं तो चीज़ें पहचाननी थोड़ी आसान हो जाती हैं। अब अगला वाक्य है कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से गंगा निकल रही है। तो कहीं ना कहीं हिमालय से जब गंगा निकल रही है तो वह उससे अलग हो रही है। यहाँ पे किसी साधन का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जब अलग होने का भाव हो, अलग होने का बोध हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक, इसको हम इसी प्रकार समझेंगे। फिर अगला वाक्य है कि मैं पेन से कहानी लिखता हूँ। तो यहाँ कहानी लिखने का साधन जो है वह क्या है? वह पेन है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पेन से पढ़ा रहा हूँ, मार्कर से पढ़ा रहा हूँ। यदि ये मार्कर न हो तो यह शिक्षण कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक वही बात है कि जब कोई साधन, मान लीजिए कि मेरा साधन क्या है कि मैं मार्कर से आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। ठीक वही बात यहाँ भी है कि मैं पेन से कहानी लिखता हूँ।
तो यहाँ पे साधन जो है वह पेन है, पेन से कहानी लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप निसंकोच करण कारक कह देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करण कारक होगा। ये विधि है कि हम जो कन्फ्यूजन होता है उसको इस विधि के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं और उसको अंतर कैसे स्पष्ट होता है आप देखेंगे कि इसमें बहुत बारीक अंतर है। यदि आपको डिफिनीशन याद होते हैं तो आप इस अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। आज की कक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। आपको ज्ञान देना ही हमारा परम उद्देश्य है। आप इस वीडियो को अंततः देखें और भी जो कारक की कक्षाएं चली हैं उसको भी आप देखेंगे। तो जब कोई सीक्वेंस से चीज़ें देखते हैं या फिर क्रम से कोई चीज़ें देखते हैं तो वो समझ में आती हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें और जो बातें समझ में न आ रही हों उसे कमेंट के माध्यम से हमसे जानने की कोशिश करें, या फिर कुछ भी आप मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर हम लोग अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।